वेलकम टू उपाध्याय डिजायर एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जिसे हम बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी बीते हुए कल से बहुत समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। एंड देयर इज अ चांस दैट आने वाले कल में वो कभी खत्म हो जाएगा। चांस का मतलब 100% खत्म होने ही वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल यानी कोयला। तो कोल का यूज अगर हम बात करें बेसिक यूज की, तो कोल से हम थर्मल एनर्जी क्रिएट करवाते हैं। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब थर्मल से में आता है ना, थर्मल हीट से कुछ एनर्जी अगर हम क्रिएट करवा देते हैं तो वो कोल से होता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड है सेमेस्टर 2 के लिए, 2021-2022 ब्रांच सेशन के लिए है। अगर यही सिलेबस होता है तो अगले वाले सेशन भी देख ले, वरना एक दो चैप्टर इधर उधर होता है तो देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अगले साल वालों की बात हो रही थी। तो कोल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट मतलब क्या हुआ? एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल अवेलेबल। दूसरा होता है बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा होता है ये भी बोलने लायक चीज है क्या? हाँ, सबसे लास्ट वाला होता है लिग्नाइट। सॉरी, हाँ, तीसरा होता है लिग्नाइट। हो जाता है यार, अब लिख के थोड़ी रखा हुआ है कि याद रहे। तो एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और सबसे आखिरी में होता है पीट। एक एक करके बात करते हैं, छोटे छोटे। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल अवेलेबल। 90% कार्बन कंटेंट, इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं मैं। ब्यूटिमिनस 60 to 80% कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट 40 to 60% कार्बन कंटेंट। पीट 40% कार्बन कंटेंट। एक फ्लो चार्ट में याद करना। बेस्ट क्वालिटी कौन सा है? एंथ्रासाइट। बेस्ट क्वालिटी से तात्पर्य क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय द बेस्ट क्वालिटी? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज होंगी। जो वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज होंगी वो लीस्ट होंगी। लीस्ट वॉलेटाइल क्या होता है सर? अरे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, हैं, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। HNO3 इज वॉलेटाइल, सल्फ्यूरिक एसिड इट्स नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या हुआ? वॉलेटाइल, जो वेपर बन जाता है। तो वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज जो है, यानी धुआं बहुत ही ज्यादा कम करता है। ब्लू फ्लेम के साथ ये चलता है एंथ्रासाइट। सो वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज मतलब बहुत कम रहेंगी, धुआं ज्यादा नहीं करेगा। और लिग्नाइट में जो इंप्यूरिटीज होती हैं सबसे ज्यादा होती हैं। चीपेस्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो पीट होता है। लिग्नाइट नहीं, पीट। ओके, बात करें इंडिया में ब्यूटिमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट्स बेस्ट फॉर द कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इट हैज कमर्शियल इंपॉर्टेंस। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, आएगा कि कौन सा ऐसा कोल है जो कमर्शियल यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटिमिनस। इंडिया में पूरा पाया जाता है ब्यूटिमिनस। डोमेस्टिक यूज में बहुत ज्यादा इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटिमिनस। बट देन ऑल्सो पॉइंट क्वेश्चन अगर आएगा कि विच कोल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक यूज, तो आप कहोगे एंथ्रासाइट। ये आपकी किताब कहता है, बट आई डू नॉट, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एंथ्रासाइट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ना। बेस्ट क्वालिटी है भाई, बेस्ट, इट्स द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल, ठीक है। लास्ट स्टेज पे एकदम बहुत ज्यादा डिकम्पोज होते एंथ्रासाइट बनकर तैयार होता है। इंडिया में वैसे ये भी डोमेस्टिक पर्पस, इसका भी काम होता है डोमेस्टिक पर्पस में, बट ज्यादातर इसे प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इंप्योरिटीज जो है लीस्ट हैं, ज्यादा धुआं नहीं करता, स्मोक नहीं करता, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता। चलिए, तो ये बेसिक सी चीजें हो गई कोल की। अब बात करते हैं कोल के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज बोले तो कोल के यूजेस कह सकते हैं। एडवांटेज बोले तो कोल के यूजेस आप कह सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहला जो हमने कहा ही था, कोल एक फ्यूल की तरह है। इट सर्व्स एज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या? ट्रेन आपने देखा, पुराने जमाने के ट्रेन में कोयला डाला जाता था। खैर, वो पुराना जमाना बीत गया। आज की बात करें तो शिप बिल्डिंग, आज की बात करें तो मशीनरी, तो शिप बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब चीजों में कोल का इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। डोमेस्टिक पर्पस में भी देखिए, हमारे बिहार में एक लिट्टी बनता है, तो लिट्टी के लिए भी कई जगह कोयले का इस्तेमाल होता है, कई जगह नहीं भी होता है, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस मतलब यही थोड़ी, मान लीजिए चूल्हे पे खाना पकाना है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है, पूरा भोज लगा हुआ है, वहां पे कोयला डालिए, ठीक है। तो फ्यूल की तरह काम करता है शिप बिल्डिंग, मशीनरी एंड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। फिर अगर बात करें सो थर्मल पावर प्लांट में एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इट सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब पता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे कुछ न्यूक्लियर के साथ, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्शंस करवा के हम उससे रेडिएशंस निकाल लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने मॉडर्न फिजिक्स में। नहीं पढ़ा तो जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है। समय 1 महीना लगभग बचा हुआ है, अगर आज की तिथि से देखें तो 1 महीने से 5-10 दिन ज़्यादा। हाँ, तो मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाऊँ।
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या हुआ, जहां से न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है उससे हम जो भी अपना काम करवा लेते हैं उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या है, जिससे हम हीट एनर्जी से कुछ अपना काम करवा ले। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना, पॉइंट समझने की बस बात होती है। फ्यूल और थर्मल पावर प्लांट, ये कोल का एडवांटेज है। कोल का एक और एडवांटेज ये है ना कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। अब देखिए एडवांटेज की अगर आप बात कर लो या यूजेस बात कर लो, बात बराबर है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का मतलब क्या हुआ, चिमनी देखा है आपने, सीमेंट कह लो या ब्रिक भी कह सकते हो, ब्रिक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, इन मेकिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स अगर आपने देखा होगा तो एक चिमनी होती है बहुत बड़े बड़े, यहाँ से पूरा धुआं वो फेंकता है और इसके अंदर ईंट बन के तैयार हो जाता है। ईंट देखा है ना आपने, ईंट जिससे घर बनते हैं, उसके ऊपर सीमेंट की चपुताई करती है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और कोल जो है ना थोड़ा सा इजीली तरीके से इससे हम ब्रिक बना सकते हैं कोल की मदद से, क्योंकि इससे कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है बढ़िया निकलती है। बात करें डिसएडवांटेज की, बात करें डिसएडवांटेज की, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। या बात कर लो पेट्रोलियम की, या बात कर लो ये जो बात करेंगे हम ऑयल जो फील्ड्स हैं, इन सब में जो भी हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, जो फिर से न्यू नहीं हो सकते, विच कैन नॉट बी रीन्यूड, समझ रहे हो ना, तो फिर से रीन्यू नहीं हो सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो फिर से न्यू नहीं हो सकते, एक बार खत्म हो गया तो खत्म ही समझो, क्योंकि 10,000 20,000 1,00,000 साल बाद फिर से बनके तैयार होगा। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज कि कोल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, कोल को जब आप बर्न करते हो, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन व्हाइल बर्निंग और व्हाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, व्हाइल बर्निंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है ना, इज लिटरली हाई, इज लिटरली है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ग्राउंड है इसमें से मैं अपना मशीन लेके यहाँ से चल दिया, अगर मैंने यहाँ पे मशीन लेके चल दिया, यहाँ पे टिट 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 मेरा मशीन बच जाए, यहाँ पे मैंने खोद दिया, इतना कोल पाया गया तो सारा कोल ही होगा, नहीं। मुझे खुदाई की, उसका एक्सट्रैक्शन किया, उससे कोल निकाला, पता चला कोल नहीं हो तो पत्थर निकला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई पड़ जाता है। ये एक डिसएडवांटेज थे। अब बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कुछ तो देखिए सबसे बड़ा तो यही चीज़ फंस जाता है ना, प्रीवियस ईयर तो हम सारे कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्टेट, ये सब जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ दिक्कत होती है। तो इसको समझने के लिए मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, हर चीज़ नहीं बताऊंगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है और जिसका चांस बनता है आने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मैं अभी कहूँगा कि लिखना आप, लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज झारिया इन झारखंड। लिख लो। याद कैसे होगा सर, याद कैसे होगा भाई, याद होगा रोज देख के, रोज बोल के याद होगा। अगर आप अभी वीडियो देखा, अब आपने बोला, मैंने पूछा विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, वेयर इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, अगर उधर से आप अगर बोल के जवाब दे दोगे ना 2-3 बार, हो जाएगा याद। अब मन में कहोगे हाँ झरिया झरिया, हटाना यार, नहीं होगा उससे। लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज झारिया इन झारखंड। तो देखिए झार और झार हो गया काम, याद लगा दो। ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, ओल्डेस्ट कहां है, रानीगंज, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ये है ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। ओल्डेस्ट कौन सा है, रानीगंज, याद रखना। विच इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, तो इट्स छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजगढ़, कंफ्यूज मत होना, रानीगंज है, राजगढ़ है। तो मैं आपको प्रेफर करता हूं ये दोनों याद करना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एक बार आया है, 2 बार आया है वैसे, 2016 में एक बार आया था और उसके बाद भी एक बार आया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। कहाँ है, तो राजगढ़ है, ठीक है, राजगढ़। कोल फील्ड की बात हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी कोल की। एक बार देख लिया जाए, वीडियो चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम 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 पेट्रोलियम। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की, एडवांटेज, एडीवी, एडवांटेज।
इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल। किस चीज में? ट्र। किस चीज में? किस चीज में? ट्र से मतलब था ट्रैक्टर, डीजल, ये सारे पेट्रोलियम। अब आप कहोगे कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोल को ही कहते हैं। नहीं 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 नहीं, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, ये सारी चीजें पेट्रोलियम के अंदर आती हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है, समझ रहे हो ना? जब ऑयल रिफाइनरी में से ऑयल निकाला जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगर बात करें तो सबसे टॉप कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद कई कंट्रीज हैं। पहले सऊदी अरेबिया टॉप पे था, सुना भी होगा बहुत ज़्यादा उसके अंदर, उसी तो अमीर देश वहाँ जाता है। बट यूनाइटेड स्टेट्स, अभी गूगल पे तो यही बता रहा था। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम बात करें तो शिप्स होते हैं, ठीक है, शिप्स होते हैं, उसके अंदर मशीन लगे होते हैं, हैवी शिप्स होते हैं। ठीक है, मेरा डायग्राम तो देख लिया आपने, ठीक है, समझ ही गए होगे। यहाँ से एक मशीन लगा दिया जाता है, होलिंग का, उससे जमीन के अंदर खतरनाक छेद किया। ये सी के अंदर हो रहा है, समुद्र के अंदर, पता नहीं कहाँ जहाँ से डिटेक्ट हुआ। बहुत बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। ये क्या कहलाता है, डिसएडवांटेज में आता है आपका। इसमें छेद किया जाता है, इसके अंदर से कुछ प्रोसेस होता है, उससे निकाला जाता है, फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अंदर में जाके पता किया होता है, यहाँ पे फिट करना होता है, बहुत झमेली वाली चीज़ है। एडवांटेज क्या है? तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसका वो क्या कहते हैं, मार्केट में डिमांड है। और पावर प्लांट में भी इसको, पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल पावर में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन में इसका एडवांटेज है। बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है भैया? डिसएडवांटेज क्या है? इट्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ना एक दिन इट विल बी एग्जॉस्टेड, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, बाइक नहीं जला पाएंगे, उसके इलेक्ट्रिक बाइक जलाना है, पानी से बनाना, मतलब बात होगी। इट्स अ नॉन renewable source of energy. It causes a lot of pollution while extracting or while using or while burning petroleum. जब यहाँ से फ्यूल निकल के आता है ना, जो ऑयल, उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। उसे प्यूरिफाई करते एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अलग चीज़ें हैं, बट द बेसिक स्टार्टिंग जो होता है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दिया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसको बहुत अंदर तक यहाँ पे देख रहे हो ना, अलग यहाँ पे सिस्टम है। और चौथा जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, वीवीआई कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल। इससे सवाल लेकर चलो कि आएगा। मैं आज कितना तारीख है? आज है 21 तारीख, ठीक है, 10 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है, रात के। तो 21 तारीख है, दूसरा महीना है 2022। लिख के ले लो, ये सवाल आएगा। क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा, 2 मिनट बता रहा हूँ। ये आपके सेमेस्टर 2 में आने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस है, जितना प्रीवियस ईयर में रिलेटेटिवली कंटिन्यूसली यही क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा जो इसका डिसएडवांटेज है, इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल। इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ? मैंने पत्थर लिया, पूरा क्रूड ऑयल भरा हुआ है, क्रूड ऑयल बोलते तो पेट्रोलियम भरा हुआ है, पत्थर लिया, 2 पत्थर लिया, छिक मारा, ऐसी मजाक में छिक उड़ जाऊंगा, बूम, एक ही बार। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है टू हीट या फिर इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल इसी को कहते हैं। सवाल क्या आता है? सवाल कहता है कि ऑयल रिफाइनरीज जो होते हैं, रिफाइनरीज मतलब जहाँ से ऑयल निकाल लिया गया, जहाँ पे रिफाइन किया जा रहा है ऑयल को, क्रूड ऑयल को जहाँ से रिफाइन किया जा रहा है। सो दे आर लोकेटेड नियर द कोस्ट, or they are located near the site of production of the oil. सवाल आया ये भैया, they are located near the coast or they are located near the oil fields. oil fields कह लो ज़्यादा बढ़िया होगा, oil fields, जैसे कि कोल फील्ड है ना, उसी तरीके से oil field। सवाल आएगा why they are located near the coast or near the site of oil field. 2 पॉइंट बस आपको लिखने हैं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन दूसरा वाला सबसे मेन आने वाला है। क्वेश्चन क्या था कि वाई आर ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज का मतलब क्या हुआ? जहां पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी समझ आ रहा है। सो वाई दे आर लोकेटेड नियर द कोस्ट, कि यहीं पे ऑयल फील्ड है, कोस्ट के डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट पे लगा दिया गया है, या फिर जहां ऑयल फील्ड है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट आगे, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ना बने। लेकिन दूसरा पॉइंट, इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड, अब देखिए मुझे आंसर बना के लिखने नहीं आता। अगर आंसर बना के लिखने लग गया तब तो भैया वीडियो 1 घंटा हो जाएगा, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो मैं दबाव दे रहा हूं।
if it is transported inside the country, then there is a high risk. Why? Because it's highly inflammable. क्या मतलब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये ट्रक है, इसके अंदर पूरा पेट्रोलियम भरा हुआ है, ठीक है, ट्रक पूरा पेट्रोलियम भरा हुआ है, इसे मैं कंट्री के अंदर अगर लेके दराग चला जाऊं, पूरा पेट्रोलियम उसके भरा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं गया पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप पे हरदम लिखा होता है कि मोबाइल फोन नहीं यूज करने हैं, ये जो मार रहे हैं ना ये सब नहीं करना, फिर भी कहाँ कौन सुन रहा है, बात है कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बुम एक बार होगा ना, एक ही बार में सब कुछ छोड़ जाएगा, खबर आएगा तब समझ में आता है लोगों को, फिर एक साल बाद वही बात, फिर भी छोड़ी। लेकिन अगर गलती से ये लोग पेट्रोल पंप पे गए, थोड़ा सा लीकेज अगर गलती से कहीं भी हो गया, लाइटर जल गया, अंदर में कहीं लीकेज हो गया, यहाँ पे कुछ जल्दी से हीट से कोई संपर्क हो गया, तो ये आसपास का एरिया तहस-नहस हो जाएगा, तहस-नहस। इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर हम वर्ड्स में जाने कि कैसे लिखना होता है, टू अवॉइड द ट्रांसपोर्टिंग ऑयल इनसाइड द कंट्री बिकॉज इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर। ये सवाल का जवाब है, ठीक है, रिपीट करके देख लेना। चलिए तो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, वेयर इज इट फाउंड, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। 2 जगह याद करना, 20 जगह दिए हुए किताब में नहीं पढ़ना यार, भाई यूजलेस, बिना मतलब क्यों प्रश्न देना। मुंबई हाई, और पहले इसी को बात कर लो, मुंबई हाई, इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन आवर कंट्री, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन आवर बॉडी। इसके अंदर एक मशीनरी लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं सागर सम्राट, सागर सम्राट, होपफुली मेरा हिंदी सही है, सागर सम्राट कहा जाता है, ठीक है, सागर सम्राट हिंदी नाम रखा गया है। इंडिया में सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है ये, मुंबई के अंदर, इसके अंदर मशीन्स जो लगे हुए हैं उसे सागर सम्राट कहते हैं, मुंबई हाई, ठीक है, हाई नाम ही देख रहे हो ना। और दूसरा डिग बॉय, इसे कैसे याद किया जाए, तो देखिए शिप कहाँ होता है, सी के अंदर होता है, सी के ऊपर होता है, उसके अंदर हम डिगिंग करते हैं, डिगिंग मतलब खुदाई, तो डिग बॉय, ठीक है, तो बॉय समझ रहे हो ना, बॉय, और डिग मतलब खोदना, तो डिग बॉय, और मुंबई हाई, मुंबई हाई नाम देख के लग रहा है कुछ तो बात है, कुछ तो बात है भाई, मुंबई हाई में कुछ तो बात है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव ऑयल फील्ड इन इंडिया कौन है भैया, यही है। तो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है, ये है, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है, ये है। ओल्डेस्ट कौन सा है, डिग बॉय है। डिग बॉय क्यों मैंने लिखा, बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट, क्वेश्चन आएगा ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो क्या आप कहोगे डिग बॉय, कैसे, क्योंकि डिग कर रहा है, कोई चीज डिग कर रहा है, और बॉय, वैसे ही काफी लंबा वीडियो हो रहा है। फिर भी हम नेचुरल गैस पे आते हैं, सड़क कैसे भी। एक लड़के ने कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं गई, आज कैसे भी वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज़, मेरा एग्जाम है, तो कर रहे हैं, देख लीजिए, आप देख लोगे वीडियो तो सही बात है यार, ठीक है, आप ही के लिए तो है। चलिए हाँ, नेचुरल गैस, जल्दी, नेचुरल गैस क्या है भाई, जो पेट्रोलियम से ही नेचुरल गैस निकलता है, पेट्रोलियम डीजल, इन्हीं में से नेचुरल गैस निकलता है। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, इसके बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज की अगर बात करें, सो इट्स क्लीनर, क्लीनर बोले तो क्या हुआ कि थोड़ा सा साफ है। साफ क्यों है, क्योंकि जो पेट्रोलियम्स होते हैं उन्हीं में से नेचुरल गैस को निकाला जाता है। मतलब अगर कोई आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे तो अकेले से नेचुरल गैस को नहीं पूछता, फिर भी मुंबई हाई इज द लार्जेस्ट, क्योंकि वहीं से तो पेट्रोलियम आ रहा है, तो वहीं से तो पेट्रोलियम से ही तो नेचुरल गैस निकलता है, समझ गए बात। अच्छा, क्लीनर है, इट्स इको फ्रेंडली, इट लेस डैमेज टू इन्वायरमेंट, इट्स इको फ्रेंडली यानी लेस डैमेज टू इन्वायरमेंट, थोड़ा सा क्लीन होता है। और अगर बात करें जो नेचुरल गैस है उसका कॉस्ट जो होता है ना, इट्स नॉट टू मच हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। मतलब पेट्रोलियम एक बार बना लिया तो उसमें से नेचुरल गैस एग्जांपल्स कौन से हैं, तो एलपीजी ही तो एग्जांपल है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके सिलेंडर में है, एलपीजी गैस है। देखिए एलपीजी जो होता है ना, वो ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। क्या होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, बट इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। क्यों, बिकॉज पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है, और पेट्रोलियम इज हाईली इन्फ्लेमेबल। और उसीलिए अब भैया ऑर्डरलेस है, अगर गलती से सिलेंडर लीक हो गया तब तो हमें समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, गलती से हम लाइटर पेलेंगे, बूम, पूरा घर उड़ गया। उसीलिए इसके अंदर एक अलग कंपाउंड डाला जाता है, जिसके चलते जो सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस है उसका जो सेंट है वो थोड़ा अलग आ जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल एयर एंड दैट एयर, और उससे हमारी जान बचाती है, समझ रहे हो बात। ये
ये चीज़ है। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मीथेन, और क्या पाया जाता है, ब्यूटीन पाया जाता है, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन। मीथेन का फॉर्मूला बताओ यार, ऐसे ही मजे के लिए, मजे के लिए, मिथ 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 मतलब एक कार्बन, इन मतलब सिंगल बॉन्ड 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसके साथ लगा लो यार 4 कार्बन और सबके साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका थोड़ा कम होता है, ये बेसिकली ये बात है। बट बाय द वे इट्स इजियर टू प्रिजर्व, एक और एडवांटेज लिख सकते हो कि प्रिजर्व करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, जल्दी खत्म नहीं होगा, बार बार आप बना सकते हो। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो इट्स हाईली फ्लेमेबल। हाईली फ्लेमेबल मैंने बताया था, हाईली फ्लेमेबल, आग लग गया। अब भाई एलपीजी में तो हमने अलग से कंपाउंड मिला दिया है तो उससे हमें पता चल जा रहा है, लेकिन अगर हमें प्योर पूरा फॉर्म में ले जा रहे हैं नेचुरल गैस को, अगर कोई लीकेज हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज इट्स ओडरलेस। इट्स ओडरलेस मतलब हमें सुनाई नहीं देगा, तुम समझ रहे हो ना। मजे से किसी ने लाइटर खोला कि आया है चलाया जाए, आज बहुत हो गया काम, शुम बूम एक ही बार में, तो इट्स हाईली हाईली डेंजरस, हाईली डेंजरस। उसीलिए बार बार वही जवाब आ जाता है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बहुत ही पास में लगाए जाते हैं, बहुत ही पास में लगाए जाते हैं। अब भैया अगर बात करें तो इट्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स, राइट, नॉन रिन्यूएबल है, ये भी किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कब कुकर पे बना रहे हैं खाना तो बुम 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 कर रहे हैं पूरा ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है यार, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडक्शन चूल्हे आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, सोलर टाइप के चूल्हे आ रहे हैं। और जो नेचुरल गैस होता है, जो नेचुरल गैस होता है इसको इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूल में। एक होता है सीएनजी, एक होता है सीएनजी। सीएनजी क्या है? दिल्ली सरकार ने सीएनजी कर दिया था सारे व्हीकल्स में, सीएनजी सिस्टम, काफ़ी व्हीकल्स में सीएनजी सिस्टम, मतलब आप पेट्रोलियम और डीजल के अल्टरनेटिव सीएनजी इस्तेमाल करिए, एक नेचुरल गैस है तो थोड़ा सा लेस इको फ्रेंडली है ना। मैंने एडवांटेज बता दिया था, इट्स क्लीनर, इको फ्रेंडली, इट प्रोवाइड्स लेस डैमेज टू एनवायरमेंट एज कंपेयर टू अदर क्रूड ऑयल्स, एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सीएनजी दिल्ली सरकार ने सारे व्हीकल्स में बताया था, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि नेचुरल गैसेस जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं तो जो व्हीकल होता है उसमें उसका लेस माइलेज मिलता है। माइलेज समझते हो? प्रोवाइड्स ये माइलेज। माइलेज मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर हमने पेट्रोल डाला 1 लीटर तो कितने किलोमीटर जा रहा है। अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है तो इसमें माइलेज कम हो जाएगा, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना कम हो जाता है अगर नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा तो चीप ही पड़ेगा ना, और थोड़ा सा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए तो सही होगा, बट देन ऑल्सो जो है सो है। तो ये हमने नेचुरल गैस खत्म कर लिया, अब शायद खत्म हो गया ना। अच्छा, हाइडल पावर बचा हुआ है। हाइडल पावर, हाइडल पावर मतलब क्या? हाइडल यार, हाइडल, हाइड्रो जय हाइड्रा, ठीक है। हाइडल पावर, पानी से, एसी जनरेटर पढ़ा है आपने? एसी जनरेटर नहीं पढ़ा? पढ़ लिया होगा, अरे पढ़ लिया होगा यार। एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल तो सबसे निकालने आता है यार। मैंने ये पंखा ऑन कर दिया, देखिए ये पंखा ऑन हो गया, अब आपको कैसे दिखाऊं? फिर भी इलेक्ट्रिकल मैंने किया, मैकेनिकल मुझे पता चल रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो रही है, रोटेशनल एनर्जी। लेकिन अगर मैं कुछ मैकेनिकल अपने मेहनत करूँ और उससे इलेक्ट्रिसिटी निकल जाए तो ये फैराडे ने बताया था, ये मैं फिजिक्स में घुस गया, बट ये एसी जनरेटर वैसे हमारी पॉइंट नहीं है। बट देन ऑल्सो हाइडल पावर मतलब क्या हुआ कि हाइड्रो यानी वाटर से अगर हम एनर्जी निकलवा लें, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलवा लें, तो उसे हम कहते हैं हाइडल पावर। समझ गए बात? तो पानी से, तो भैया ये तो इको फ्रेंडली है, ये है एडवांटेज, मतलब कि सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इससे कोई भी डैमेज तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा देखना होगा एक दो बार यार। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वाटर से, हम कहते हैं हाइडल पावर। एडवांटेज 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 एडवांटेज, ओके, दिमाग में डालो, दिमाग में डालो। पॉइंट देखने से अपने अपने दिमाग में क्या आता है? इट्स इको फ्रेंडली, इट्स इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स लेस डैमेज, प्रोवाइड्स लेस डैमेज टू एनवायरमेंट। और अगर हम एक तरीके से, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ना कह के नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं कह सकते, क्योंकि एक टाइम में ऐसा तो नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा। पानी तो आप किसी चीज़ का भी पानी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हो। तो ये एडवांटेज हो जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? तो डिसएडवांटेज ये होता है कि डैम्स बनाने होते हैं ना, क्या बनाने होते हैं? डैम्स बनाने होते हैं। तो डैम्स का जो प्रोडक्शन होता है कॉस्ट का, मैं थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। डैम्स बनाने होते हैं और डैम्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में डाले ना यार। और बात करें तो डैम्स को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अभी हम डिसएडवांटेज में आ रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम डैम्स बनाते हैं, डैम, इसके चलते क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं
जो पीपल हैं जो पहले से रह रहे हैं उनको हटाना होता है ना। पूरे एक इतना बड़ा एरिया में अगर हम पानी ले जा रहे हैं, यहाँ पे डैम बनाने पानी हमने रोक दिया, तो पूरे लोगों का पूरा जो लिवलीहुड पूरा डिस्प्लेस हो जाता है। हालांकि इन्हें दिया जाता है कि हाँ यार आप दूसरी जगह रह लीजिए, लेकिन फिर भी इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर दैट पीपल। उन लोगों के लिए तो सही नहीं है ना यार। तो ये तरीका है, ये एक डिसएडवांटेज है। और हाइडल पावर का एक और एडवांटेज ये है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती हैं। वहीं घूम फिरा के बात आ रही है एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह आप कह सकते हो। बात करें तो दो प्रकार के, हाँ 2 प्रकार के डैम्स हैं हमारी कंट्री में, आपके सिलेबस में, कंट्री में नहीं। एक है भकरा नंगल डैम, मंगल नहीं नंगल, और दूसरा है हीराकुद हीराकुद डैम। भकरा जो डैम है वो सतलज रिवर पे है। हम जल्दी ही हम जल्दी ही किस पे आएंगे, मैप पे आने वाले हैं। तो भकरा जो डैम है, मैं बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। भकरा नंगल जो डैम है वो सतलज रिवर पे है, और हीराकुंड जो डैम है, हीराकुड जो डैम है वो महानदी पे है। इतना इंपॉर्टेंट है। हाइडल पावर हम इसे जनरेट करते हैं। इससे होता कि एम क्या है, इन डैम्स का एम क्या है, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया प्रोवाइड हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचे, और ताकि फ्लडिंग जो आता है ना, फ्लडिंग ये प्रिवेंट हो जाए। क्या एम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज द एम फॉर, बात करिए आ जाए, व्हाट इज द एम टू डेवलप डैम्स इन द कंट्री, व्हाट इज द एम फॉर हाइडल पावर इन आवर कंट्री। हाइडल पावर बस इतना ही पूछ सकते हैं, इन आवर कंट्री ना हटा के तो आप क्या कहोगे, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया बने। अगर डैम रहेगा, पानी रहेगा, तो वहां से हम कैनल्स निकालेंगे, सबकी जगह खेत में पानी चला जाएगा। और हाइडल पावर मतलब हाइड्रो से, यानी पानी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर। तो उससे हम घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे। डैम्स जहाँ बनेंगे उसके आसपास का पूरा एरिया इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और फ्लडिंग जो आ जाती है, आपने मोहनजोदारो अगर फिल्म देखी हो, तो वैसे तो डैम भी टूट गया था, लेकिन डैम्स इस तरीके से भी बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा घोटाला कम हो रहा है, देखा जाए क्या हो रहा है। ठीक है, 5 साल, आने वाले 5 साल के अंदर तो फ्लडिंग अगर आ जाती है, जैसे कि आपने केरला में देखा होगा, तो सब फ्लडिंग को बचाने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा अगर पानी जाने लगे तो डैम रोक दिया जाए, तो अंदर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगी। यहाँ पर हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर कंप्लीट किया। कल हम अपलोड करेंगे या फिर परसों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसने वीडियो मांगा था आपको हमने वीडियो बनाकर दे दिया। एंड दिस इज उपाध्याय एजुकेशन, वी विल मीट सून। और मैं हूँ, मेरा नाम है आर्यन उपाध्याय।